कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। लखनऊ अपनी तहजीब, नफासत और दशहरी आमों के साथ ही विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर CMAP, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, BSIP, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स एट्सेट्रा हैं। उन्हीं में से एक नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गोयल। डॉक्टर अनिल कुमार गोयल ने MSc गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है। वहीं पर PhD बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में फ्लोरा ऑफ टेहरी डैम पे उनकी PhD है। उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च जो है कोलकाता से संथल आदिवासीज़ के साथ काम किया है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने CDRI और NBRI में काम किया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो आपने विभिन्न इंस्टीट्यूट में और जगह जगह आपने जो रिसर्च करी और जो आप लोगों का आपका साथ रहा है, उसके बारे में कुछ हमको बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे एक जो आपने मौका दिया। और मेरा जो करीब जीवन का जो सफ़र रहा, करीब 45 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफ़र किया, आदिवासियों के बीच में भी काम किया और एक पूरे जीवन को बदलते हुए देखा है। अगर मैं शुरुआत करूं कि जब हम छोटे थे, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, उस समय कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करते थे। सबसे पहला कैलकुलेटर जो मैंने देखा जब मैं क्लास 8th में रहा हूँगा, तो वो एक खिसकाने वाला पीतल का एक कैलकुलेटर होता था। उसके स्लॉट्स में खाली वो माइनस और प्लस कर सकता था। और हमने फिर कैलकुलेटर देखा। उसके बाद 90 के दशक में कंप्यूटर आया, कंप्यूटर देखा और आज लैपटॉप और वो सब देख रहे हैं, जो iPad भी देख रहे हैं, जो कभी भी पहले मेरे ख्याल से हमारी पीढ़ी एक ऐसी, मैं कहूँगा कि मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने इतने बड़े बदलाव इस पूरे करीब 65 वर्ष के जीवन में देखे। अब मैं अगर अपना पर्सनल बात करूं तो हिमालयन रीजन की भी मैं बात करता हूं। मैंने हिमालयन रीजन में जैसे शुरू किया, मैं MSc करने गया, पौधों के प्रति मेरे जानकारी वहीं पर ही उत्पन्न हुई, क्योंकि मैं वहाँ पर, हम लोग जंगल में घूमते थे जब MSc करने गए, और मुझे प्लांट टैक्सोनॉमी में या पौधों का सर्वेक्षण करने का अनुभव वहीं पर ही मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी ऐसे संस्थान में जाऊं, और मुझे उस समय बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के अंदर कुछ रिक्तियां निकली रिसर्च स्कॉलर की। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया और मैंने वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया देहरादून में। और मुझे उस समय टिहरी डैम बनने जा रहा था,
तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड थी कि भाई ये जो टिहरी तो पूरा डूब जाएगा, इसलिए इसके आसपास का पूरा जो ज़िला है इसका सर्वेक्षण करा लिया जाए, वनस्पतिक सर्वेक्षण, और वो कार्य मुझे दे दिया गया। कार्य बहुत बड़ा था, एक रिसर्च स्कॉलर के बस की बात नहीं थी, लेकिन वो चैलेंज था मेरे लिए और मैंने उसको स्वीकार किया और उसको मैंने जो है सर्वे किया। और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ, खास करके टिहरी टाउनशिप से कुछ ऐसी वनस्पतियाँ जो समझिए कि इंडिया के लिए नहीं थी, हमारे मतलब संसार के लिए नहीं थी। करीब करीब मैंने 2 या 3 वनस्पतियाँ ऐसी मुझे मिली जो बिल्कुल नई थी, नई स्पीशीज़ डिस्क्राइब की गई वहाँ से, और बड़ा अच्छा मतलब मुझे वहाँ पर लगा। और उसके अलावा जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट पूरा था, ये समझिए कि मुनी की रेती से लेकर के और खतलिंग ग्लेशियर तक जाता है, वो चाइना बॉर्डर तक बिल्कुल। ये एक ऐसा पहला एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल मुनी की रेती से शुरू होता है और जाकर के खतलिंग ग्लेशियर तक पहुंचता है। और वहाँ पर एक गांव, लास्ट गांव था गंगी, वहाँ पर गंगवाल रहते थे, उनके बीच में भी हमने अपना सर्वेक्षण किया, कार्य किया बहुत। उसके बाद सहस्त्रताल, मैंने वो एरिया देखा है सहस्त्रताल जहाँ से समझ सकते हैं कि आप गंगोत्री और यमुनोत्री का उद्गम होता है। सैकड़ों ताल हैं ऊपर, और वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी वनस्पतियाँ मैं जो लेकर के आया जिनको कि हम आइडेंटिफाई अभी तक भी नहीं कर पाए हमने रॉयल। अच्छा, अभी रखी हैं वो? अभी वो 2-3 वनस्पतियाँ ऐसी हैं उनको कुछ लोगों ने तो अधूरा कह के छोड़ दिया है, हो सकता है उनमें कुछ अधूरा हो। अच्छा, वो एंजियोस्पर्मिक हैं कि जिम्नोस्पर्मिक? एंजियोस्पर्मिक है प्लांट उसके लिए। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से मैंने जब पीएचडी कर लिया तो मैं फिर कलकत्ता में आया। वहाँ पर मुझे कार्य करने के लिए दिया गया संथाल और पहाड़ी आदिवासियों के बीच में, संथाल परगना में जो अब झारखंड में है। और वो भी बड़ा एक अच्छा अनुभव था। उस समय बिल्कुल फ्रीली घूम सकते थे, किसी प्रकार की भी इंसर्जेंसी नहीं थी जैसा कि आज माओइज्म है और सब उस तरीके टेररिज्म है, लेकिन उस समय बिल्कुल कुछ नहीं था। बड़े आराम से सब, बड़ा अच्छे से सब आदिवासियों के बीच में हमने कार्य किया, वहाँ की वनस्पतियों का सर्वेक्षण किया जो आदिवासी इस्तेमाल कर सकते। और उसमें पाया ये कि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है एक ऐसी खान के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसी एक नॉलेज के ऊपर बैठा हुआ है जिसको कि हम अभी तक भी जो है ठीक से समझ नहीं रहे हैं, और उस पर कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी भी ये इसको, इस फेज़ को आयुष के अंतर्गत दे दिया गया है, लेकिन आयुष भी इसको भी नहीं समझ रहा है। मैं बहुत फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, और इस पर बड़े कार्य करने की आवश्यकता। हम अभी भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद रांची में महिला सशक्तिकरण के लिए। वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो महुआ के ऊपर काम कर रही हैं। इस समय मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर। एक हेडान एक करके एक मतलब ट्रस्ट है, संस्था है, और वो महिला सशक्तिकरण खास करके मतलब आदिवासी महिलाओं के बीच में काम करने के लिए। तो मेरा लगभग साल में 1 या 2 बार जाना आना वहाँ रहता है, और वो अपने अनुभव से वो लेडीज जो है महुआ के ऊपर जितने भी उत्पाद हैं वो बनाती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं रोकूंगी आपको। आप एक टेहरी की एक स्टोरी सुना रहे थे, टेहरी डैम की। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अधिक लोगों के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है कि टेहरी डैम बना दिया गया है, पर आप कुछ एक स्टोरी सुना रहे थे कि जो, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एक किंवदंती है कि राजा मानवेंद्र शाह को कभी वहाँ के कोई एक राजपुरोहित थे, हाँ राजपुरोहित थे, उन्होंने कहा था कि ये आपका जो नगर है नरेंद्र नगर में, उनका ऊपर महल था। हम उस महल में भी गए, बहुत सुंदर महल था। और कहा गया था ये कि ये जो आपने टाउनशिप बनाई है, जो आपकी ये रियासत है, ये 200 साल तक ही रहेगी। और ऐसा हुआ भी, बिल्कुल सत्य रही वो कहानी कि 200 साल बाद वो मतलब टिहरी टाउनशिप डूब गई, क्योंकि टिहरी टाउनशिप सब पूरी नीचे थी, अब वो टिहरी टाउनशिप पूरी डूब गई उसके अंदर। तो वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना हैं जो आप जो वहाँ रिसर्च करते हैं वो भी डूब गए हैं? वो सब डूब गए, वो पूरा जल समाधि हो गई, खत्म हो गया क्या वो पूरा? हाँ, बस उसका हमने सर्वेक्षण किया था पूरा, उसकी हमने रिपोर्ट बनाई थी, और वो रिपोर्ट अलग से भी छापी गई थीसिस के अलावा भी हमने, और वो पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट आज भी वही रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, हमारे द्वारा बनाई गई। उसके अंदर करीब करीब 450 पौधे जो टिहरी टाउनशिप में डूबने थे उनका हमने सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट बना करके दी गई थी उसकी जो है, और वो एक बुकलेट के फॉर्म में हमने छापा है। फिर आप उसके बाद आपने CDRI में काम किया? हाँ, CDRI में हमने जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर वहाँ पर काम किया, और नेचुरल प्रोडक्ट्स में खास करके यही था कि जो जितने प्लांट्स हैं वहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स की उसमें स्क्रीनिंग होती थी पौधों के विभिन्न भागों की, और इनको हम लोग स्क्रीनिंग करके देखते थे उसमें से कौन से कंपाउंड आइसोलेट होंगे। वो केमिस्ट्री विभाग का काम था और फार्माकोलॉजी वालों का काम था। तो मुझे वो काम, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ, कुछ अच्छा नहीं लगा कि हम पौधों को हम बल्क इकट्ठा करके ला रहे हैं,
और हमें ये तकलीफ़ होती थी कि हम 1 किलो 2 किलो मटेरियल के लिए हम 10 किलो प्लांट वहाँ से काट रहे हैं, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हालांकि टैक्सोनॉमी के लिए वहाँ काम करने के लिए फ्री थे, रिसर्च करने के लिए फ्री थे। मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10 बार मैं गया और वहाँ से बहुत सारी नई पौधों की प्रजातियाँ मैंने मतलब वहाँ से डिस्क्राइब की, जो कि न्यू टू द वर्ल्ड थी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था कि हम पौधे काट करके ला रहे हैं, हम एक तरफ पौधों को बचाने की बात करते हैं। इसलिए मैं छोड़ दिया और मैं NBRI में वनस्पति उद्यान में चला आया। डॉक्टर साहब, आप अंडमान निकोबार की बात करते हैं। हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ से हम लोग कुछ भी सामान नहीं ला पाए। सामान मीन्स कि जो सी शेल होते हैं वो भी हम नहीं ला पाए, हमको एयरपोर्ट पे फेंकवा दिए उन्होंने। तो इस तरह से प्रोपोगेशन कैसे होगा अगर वहाँ के अगर हम वनस्पति नहीं लाएंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अब धीरे धीरे करके अब ये जो पेटेंट रिजीम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गई है, पहले ऐसा नहीं था। जब मैं गया हूँ, मैं करीब वहाँ पर समझिए 1984 से 84 से करीब 89 तक मैं गया, 5 साल में CDRI में रहा। तो उस समय ऐसी कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। रेस्ट्रिक्शंस थी लेकिन कम थी, लेकिन उन रेस्ट्रिक्शंस ना होने का लोगों ने मिसयूज़ किया और बहुत ज़्यादा वहाँ से एक तरीके से मैं कहूँगा स्मगलिंग शुरू हो गई हद के बाहर। तो ही मैं समझ सकता हूँ कि शायद फिर सरकार को कुछ ये मतलब इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी और मतलब अब आप एक पत्ती भी नहीं छू सकते। उस समय तो मतलब कहूँगा कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, जंगल विभाग के साथ में बड़ा अच्छा हमारा रेपो था और हम उनको बहुत सारे प्लांट्स की जानकारी देते थे, आइडेंटिफाई करते थे। वो हमारे लिए रहने की सुविधा हमको देते थे और अपनी गाड़ी वगैरह की सुविधा और लेबर की सुविधा हमको देते थे जहाँ इंटीरियर एरियाज़ में हम जाते थे। तो बड़ा अच्छा रेपो था और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही है कि उस समय टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर। तो अब पहले हम इवन हिमालयन रीजन में बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, बड़े आराम से आके दर्शन हो जाते थे। अब पता लगा एक दिन का लगता है, कोई 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइन लगती है। तो अब ये आबादी का भी असर है और फिर दुरुपयोग भी हो रहा है कुछ चीज़ों का, मतलब इसलिए भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अच्छा, फिर आप आ गए NBRI में। अब NBRI से ही आप रिटायर भी हुए। हाँ। तो जो बोटानिकल रिसर्च मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जितना अब आज का प्रेजेंट डे आप NBRI देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब की मेहनत का नतीजा है। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स सब कह रहे हैं। आप उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। देखिए, NBRI बॉटनी गार्डन एक अपने आप में हिस्टोरिकल गार्डन है। इसको नवाब सआदत अली खान ने बनाया था। ये 200 वर्ष से भी अधिक पुराना उद्यान है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि लखनऊ के विषय में, कि लखनऊ एक ऐसी नगरी है कि जहां ईस्टर्ली मानसून और वेस्टर्ली मानसून दोनों मिलते हैं, लेकिन आज हम यहाँ तरस रहे हैं बारिश को लेकर के। ये क्लाइमेट चेंज का एक असर है और इसीलिए लखनऊ को कहा जाता है बागों का सिटी। बागों का सिटी इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए पुराने समय में जितने भी इतने बाग बनाए गए, गार्डन बनाए गए, उद्यान बनाए गए कि यहाँ दोनों ही मानसून आकर के बरसते थे। खूब बारिश होती थी लखनऊ के अंदर और आज बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो वनस्पति उद्यान जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत है, पहले इसको NVG कहा जाता था, बाद में इसको NBRI का स्वरूप दिया गया रिसर्च इसमें डालने के लिए। और जब मैं वनस्पति उद्यान में आया और उस समय काफ़ी कुछ मतलब जब ये 1948 में बनाया गया था तो बहुत सारे पेड़ पुराने हो गए थे, बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, गैप्स आ गए थे बीच बीच में। तो मुझे वहाँ पर एक काम दिया गया इंट्रोडक्शन का भी। इंट्रोडक्शन का मतलब था कि हमारे देश विदेशों से भी हमको जो पौधे ला करके मंगवा करके रिसर्च करनी थी, उनको यहाँ पर एक्लेमेटाइज करना था। उसमें भी मैंने बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो बाहर से मंगा करके लगाए गए, जिसमें एक पौधा था बेलविशिया मिराबिलिस। बेलविशिया मिराबिलिस जिसकी के 2 ही पत्तियाँ होती हैं। वो मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन था 1989 में। मैंने उसके पौधे जो है क्लेयरमाउंट साउथ अफ्रीका बॉटनिक गार्डन से मंगवाए, वनस्पति उद्यान से मंगवाई कुछ सीड, और उन सीडों को मैंने सीड्स को ग्रो कराया। सीड से मैंने खुद अपने हाथ से सीड बोए थे और ग्रो किया और वो पौधा आज भी NBRI के अंदर है। और साल हो गया? साउथ ईस्ट एशिया में 1989 में लगाया था, करीब 33 वर्ष पुराना तो हो चुका है। क्योंकि ग्रो तो बहुत धीरे करता है ना, बहुत धीरे करता है बेलविशिया। तो अभी भी वो उसके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग अभी नहीं हुई है, अभी भी मतलब वयस्क नहीं हुआ एक तरीके से मैं कहूँगा उसको। तो एक बड़ा अनोखा पौधा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ और ऐसा किया जाए कि जो बिल्कुल एक नया हो। जैसे कि हमने सोचा कि साइकेड्स
की जो स्पीशीज़ हैं वो करीब करीब पूरे संसार में 350 स्पीशीज़ हैं। वो एक रेमिनेंट्स हैं जुरासिक एरा के, जो 165 मिलियन ईयर्स अगो इस पृथ्वी पर हुआ करते थे जब डायनासोर्स थे। तो उसके रेमिनेंट्स को मैंने इकट्ठा करना शुरू किया और करीब करीब 50 स्पीशीज़ का हमारे पास जब इकट्ठी हो गई तो हमने एक साइकेड गृह बनाया, एक साइकेड उद्यान बनाया। फिर बच्चों के लिए एक ये हुआ कि भाई एक जुरासिक गैलरी का निर्माण किया जाए, जहाँ पर हमने डायनासोर्स के कुछ मॉडल्स लगवाए। और उसका 2014 में BL जोशी जी, उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो वहाँ बच्चों को आकर बड़ी प्रसन्नता होती है। और इन पौधों की एज भी जो है करीब 100 वर्ष से भी अधिक के पौधे होते हैं। और आज भी ये पौधे उसी रेमिनेंट्स में, मतलब जीवाश्म कहेंगे, हैं। और इनके जीवाश्म मिलते भी हैं, मतलब खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। हम इन पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी हमारे देश में पहले जब मैं काम शुरू किया था करीब 20-25 साल पहले 5 ही स्पीशीज़ हुआ करती थी। आज होते होते 10 स्पीशीज़, 5 स्पीशीज़ नई और ऐड हो गई हैं। हाँ, तो अभी भी कुछ एरियाज़ में काम करने के लिए बहुत बाकी है। तो आप अपने इस पूरी जो वैज्ञानिक यात्रा है उससे तो आप काफ़ी संतुष्ट दिखते हैं। और पर्सनल लाइफ में सर? पर्सनल लाइफ में देखिए, मेरा सिर्फ यही है कि अपने आप को बिजी रखा जाए। जनरेट वर्क फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए काम जरूर इकट्ठा करके रखिए। अभी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी एक अनुभव था। मैं इस समय यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मेंबर हूँ। शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आग्रह था यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कि यूपी के ऐसे पौधों का आकलन किया जाए जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। और वहाँ पर हम लोग इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कार्य किया जाए और वो पौधे हम अपने रोड मैप के ऊपर लाएं अपने उत्तर प्रदेश के। तो उसमें करीब 900 करीब पौधे ऐसे मिले और करीब जिसके अंदर की करीब 30 प्रजातियाँ थीं। और कॉफ़ी टेबल बुक एक लिखी गई और 28 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विमोचन किया। इसमें ये कौन सा सभागार है यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, गोमती नगर में जो है, कौन सा है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है उसका विमोचन किया गया। और हम लोगों ने उसमें गूगल मैप भी डाला है और उनसे उन पेड़ों से जुड़ी हुई क्या किंवदंतियाँ हैं, उन पौधों की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब का उसमें बड़े मतलब एक आम आदमी के लिए वो किताब छपी गई है। बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी में वो कॉफ़ी टेबल बुक तैयार की गई है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि आप रिटायरमेंट के बाद भी जो आपकी वैज्ञानिक यात्रा है वो भी बंद नहीं हुई है? बंद नहीं हुई है, बिल्कुल। हाँ। और आप बता रहे थे कि कोई आपने अपने घर के सामने कोई गार्डन जो घर के सामने हम महानगर में रहते हैं, वहाँ पर हमारे घर के सामने एक उद्यान पार्क था। वो बहुत जर्जर दिशा में पड़ा हुआ था। उसको हम लोगों ने फिर देखा कि मतलब एडॉप्ट करने का प्रयास किया और उसमें फिर पौधा वृक्षारोपण भी कराया 2 वर्ष पहले। उसमें हमने रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए हैं और भी काफ़ी पौधे लगाए हैं और कुछ पौधे बहुत पुराने भी लगे हुए हैं। वृक्ष उसमें भी 70-75 वर्ष पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा है और वहाँ पर अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। पूरी हरियाली, पूरा वेल मेंटेन्ड है। लोग आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको घूमते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो साइंटिफिक अपना नॉलेज है और जो पौधों के प्रति आपका प्रेम है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।